मंदिर आखिर पिरामिड यानी एरोडायनामिक शेप के ही क्यों होते हैं? जितने भी एंशिएंट मंदिर है 100 में से आपको 99% जो मंदिर है वो आपको लॉर्ड शिवा के ही मिलेंगे। पर ऐसा आखिर क्यों है? आखिर जितने भी प्राचीन मंदिर है उनका आखिर कंस्ट्रक्शन कैसे किया होगा? क्योंकि वो मंदिर करोड़ों साल से जैसे बनाए गए थे वैसे ही आज है, बस थोड़ा बहुत उनमें फर्क आया है, पर ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है। आखिर उनमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ था और साइंस इस बारे में क्या कहता है? अगर आप डेली मंदिर जाते हैं और 700 दंडवत प्रणाम करते हैं तो आपको कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। जो ये मंदिर शब्द है ये संस्कृत के मंदिरा से बना है और मंदिर को तमिल में कविल और कन्नड़ा में देवस्थाना कहा जाता है। जितने भी एंशिएंट मंदिर है ये बनाए गए थे 600 AD से लेकर 800 AD के बीच में। तो हम बारीकी से बात करते हैं मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आखिर आपने कुछ चीज नोटिस जरूर की होगी, जैसे आप नॉर्दर्न साइड जाएंगे वहां के टेंपलों में देखेंगे तो वहां पर आपको अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और वहीं आप साउदर्न साइड जाएंगे तो आपको मंदिरों का अलग कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। पर आखिर ये डिटेल्स है क्या? आखिर ये कंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से क्यों बनाया गया है? जितने भी एंशिएंट टेंपल है उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है गर्भगृह, जिसे वॉर्म चैम्बर भी कहा जाता है, और इसी पे जो अब आप लोग पूजा करते होंगे तो इसी वॉर्म चैम्बर में परिक्रमा करते होंगे। जितने भी नॉर्थ इंडियन टेंपल होते हैं जो उनका प्रवेश द्वार होता है वो साधारण होता है, मतलब एक इंसान की हाइट जितना ही होता है। अब जितने भी साउथ इंडियन टेंपल है वहां का जो प्रवेश द्वार होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है हाइट में, और इतना ही नहीं, जो वो प्रवेश द्वार है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है जो मंदिर की मेन मूर्ति होती है। और इतना ही नहीं, साउथ के जितने भी टेंपल्स है आपको उनमें के दीवारों पे नक्काशियां होते हुए जरूर दिखाई देंगी, जैसे किसी भगवान की नक्काशी वहां पर हुई होगी, तो ये आपको कॉमन मिलेगा। अब इसके बाद जितने भी टेंपल्स है वो आखिर किस चीज पर बेस्ड होता है, मतलब वो हमें क्या एक इंडिकेशन देते हैं? अगर हम हिंदू टेंपल के प्रिंसिपल की बात करें तो वो है अर्थ, कामा, धर्मा और मोक्ष। अब अर्थ का मतलब है वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, कामा सेक्स और प्लेजर, और धर्मा मोरल लाइफ एंड वर्च्यू, और मोक्षा सेल्फ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। अब प्रिंसिपल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस की होगी, जितने भी एंशिएंट टेंपल है उसके आसपास कोई ना कोई वाटर बॉडी जरूर होंगी, मतलब वहां से कोई नदी निकल रही होगी, वहां पर कोई झरना होगा, पर वाटर बॉडीज तो जरूर आपको मिलेगी। चलिए सबसे पहले इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। जैसे अगर हम चारों धाम की भी बात करते हैं तो केदारनाथ से जो नदी निकलते हैं वो मंदाकिनी नदी निकलती है, ऐसी बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकलती है, और यमुनोत्री से यमुना, और गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। तो ऐसी आपको बहुत सारे एंशिएंट टेंपल मिल जाएंगे जहां से कोई ना कोई वाटर बॉडी जरूर कनेक्ट करती होगी। अब इन चारों धामों में कॉमन क्या है? जाहिर सी बात है कॉमन सिर्फ वाटर बॉडीज है, और इतना ही नहीं, आपने बहुत सारे जो आपके लोकल एरियाज है वहां पर भी आप ये चीज आज के बाद जरूर नोटिस करिएगा, जितने भी एंशिएंट टेंपल होंगे उसके आसपास कोई ना कोई वाटर बॉडी जरूर होगी, या तो वहां की दीवारों से हमेशा पानी बहता होगा, जैसे उत्तराखंड के गंगोली हाट के पाताल भुवनेश्वर मंदिर में होता है। और इतना ही नहीं, आज की बात आप एक और चीज नोटिस करना, जितने भी एंशिएंट टेंपल है उसमें से जो मोस्टली टेंपल्स है वो आपको हिली एरियाज में मिलेंगे, वो आपको फॉरेस्ट के एरियाज में मिलेंगे, या फिर वो मंदिर एक गुफा टाइप के होंगे। तो इस तरीके से वो लोग मंदिर का निर्माण किया करते थे। तो इसका वर्णन हमें भरत संहिता में भी देखने को मिलता है, और अगर पार्ट 3 चैप्टर नंबर 93 विष्णु धन्वंतरी में भी इसका वर्णन में देखने को हमें मिलता है। अब आखिर ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जितने भी एंशिएंट टेंपल है उनके पास में जो वाटर बॉडीज है उनका आखिर रीजन क्या बताया गया है। अब एंशिएंट टाइम में मंदिर तो हुआ करते नहीं थे, वो लोग यज्ञ किया करते थे, वो लोग हवन किया करते थे, तो वो हमेशा पानी के पास पे ही किया करते थे ताकि वहां पर अपना शुद्धिकरण भी हो जाए और वो यज्ञ भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई तो वहां पर जिस गॉड की पूजा की जाती थी वहीं पर ही उसका एक स्टैचू टाइप बना दिया गया था। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने भी एंशिएंट टेंपल है वो हमेशा एक प्रॉपर हाइट में ही क्यों होते हैं, तो इसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर को ध्यान देना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी एंशिएंट टेंपल है वो हमेशा पिरामिड के शेप के होते हैं, वो हमेशा एरोडायनामिक के शेप के होते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है और हमारे पुरानाज इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं कि जो जितने भी हिली एरियाज होते हैं वहां पर हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। तो आपको तो पता है कि अगर किसी को मेडिटेशन करना है तो वो जाहिर सी बात है वो ऐसी जगह जाएगा जहां पर शांत एरिया होगी, जहां पर कोई क्राउड वहां पर नहीं होगा। तो आपको तो पता है कि जो भगवान शिव है वो हमेशा मेडिटेशन ही किया करते थे, और मेडिटेशन करने के लिए जाहिर सी बात है उन्हें एकांत चाहिए होगा, तो इसलिए वो लोग हमेशा फॉरेस्ट में, गुफाओं में और हिली एरियाज में ज्यादातर निवास किया करते थे। इसके अलावा जितने भी मंदिर है वो आपको पिरामिड यानी एरोडायनामिक शेप के दिखेंगे। तो अगर हम पुरानास की बात करते हैं तो उस पर ये लिखा गया है कि पहले के जितने भी एंशिएंट मंदिर थे वो बनते थे वास्तुशिल्प के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रह नक्षत्र को देखकर वो मंदिर बनाए जाते थे। और इतना नहीं, जितने भी ऋषि मुनियों की पहले कुटिया हुआ करती थी वो भी पिरामिड शेप की ही हुआ करती थी। अब इस एरोडायनामिक और पिरामिड शेप के बारे में मॉडर्न साइंस आखिर कहता क्या है? जितना भी एरोडायनामिक का शेप होता है, जो उसका हेड होता है वो अपर साइड होता है, जिससे जो क्लाउड होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको तो पता होगा कि बादलों में पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलते हैं तो बिजली चमकती है। अब इसके बारे
बारे में ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है कि जो अपर साइड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये पूरे टेम्पल को कवर कर लेती है, मतलब फैल जाती है, जिसके वजह से आपको टेम्पल में हमेशा शांत वातावरण देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके बॉडी को भी बहुत रिलैक्स मिलेगा और आपके माइंड को बहुत ही सुकून की अनुभूति होती है, ऐसा हम मॉडर्न साइंस कहता है। और इतनी मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बारे में इतना सब कुछ हमारे पुराणास में है कि वो इस वीडियो में तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब उसके लिए एक पूरे दिन की वीडियो बन जाएगी, जो यहाँ पर पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आप वास्तु पुरुषा मंडला पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे मंदिर का जो गर्भगृह होता है, जो वार्म चैम्बर होता है, वो 8x8 का होता है, मतलब ऐसे ही करके आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिले। तो ये तो बात हो गई मंदिर के बारे में। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हुआ था, आखिर वो मटेरियल क्या था। अब आपको तो पता है कि एंशिएंट टेंपल में जितनी भी मटेरियल यूज हुआ था उनकी जो एज है वो एजलेस मानी जाती है, मतलब वो करोड़ों साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी लगभग वैसे ही है। और अगर हम मॉडर्न सीमेंट की बात करते हैं तो उनकी एज लगभग 100 ईयर्स 120 ईयर्स ऐसी बताई गई है। पर क्या हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एंशिएंट मंदिर जैसा या एंशिएंट मटेरियल जो यूज होता था क्या हम वो वैसा भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा जितना भी मॉडर्न सीमेंट होता है वो मिक्सचर होता है सिलिका सैंड का, लाइमस्टोन का, क्ले का और चौक और भी सारे अदर मटेरियल होते हैं। उनको जब मेल्ट किया जाता है तो एक सीमेंट बनता है। अब जितने भी एंशिएंट टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो बनाए गए थे वोल्केनिक ऐश से, वोल्केनिक रॉक से, मतलब एक ज्वालामुखी की राख से वो बनाए जा रहे हैं, और ज्वालामुखी के जो पत्थर होते हैं उनसे वो चीज़ बनाई जा रही है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, और साइंस भी इसके बारे में यही कहता है कि अभी भी हम जितनी भी एंशिएंट टेंपल है उनके मटेरियल की जांच कर रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि ये आखिर मटेरियल कौन सा है। तो इसके बारे में अभी क्लियर पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं, आपने मंदिर के बारे में लगभग सब कुछ समझ लिया है, तो अब बात करते हैं मंदिर की घंटी की। जी हाँ, बिना घंटी के कोई भी मंदिर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हम सीधा मॉडर्न साइंस की तरफ से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो साइंस ये कहता है कि जो मंदिर में घंटी होती है और जब आप घंटी बजाते हैं तो उससे निकलने वाली साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इतनी हाई होती है कि जो आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस फ्रिक्वेंसी से किल हो जाते हैं, जो हेल्प करता है मंदिर के शांत वातावरण को बनाए रखने के लिए। और इसके अलावा जो हमारा ब्रेन होता है, जब आप मंदिर की घंटी की आवाज़ आपके ब्रेन तक पहुंचती है तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की में एक यूनिटी क्रिएट होती है, जिसके बाद आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। तो ऐसा साइंस कहता है। अब एंशिएंट टाइम में इसका मतलब तो प्रार्थना करने के लिए, किसी को जगाने के लिए इस घंटी का यूज किया जाता था। अब मुझे इसी चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आ रहा है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अब जैसे हम मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हैं। अब साइंस इसके बारे में ये कहता है कि अगर आप डेली शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हैं तो आपको कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी नहीं होती है। ये 100% साइंस ने प्रूफ कर दिया है। इसके अलावा आपने एक और चीज मंदिर में नोटिस की होगी, 100 में से 99 मंदिर ऐसे हैं, मैं एंशिएंट मंदिरों की बात कर रहा हूँ, जो भगवान शिव के बने हुए हैं, मतलब वहां पर भगवान शिव की पूजा होती है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आपके अंदर ही छुपा है। अब आपको तो पता है कि भगवान शिव को महादेव के नाम से जाना जाता है, मतलब वो देवों के भी देव हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है। और इतना नहीं, भगवान शिव के मंदिर का ज्यादा होने का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उस पर भी भगवान शिव की मूर्तियां हमें मिली थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भगवान शिव की ही ज्यादा पूजा की जाती थी। और इतना ही नहीं, भगवान शिव के इतने सारे मंदिरों का होना और मंदिरों में शिवलिंग का होना, लोगों ने गलत तरीके से भी इसे इंटरप्रेट कर दिया है, मतलब कोई इसे लिंग से जोड़ देते हैं। पर क्या ये चीज सही है? तो मैंने इसके बारे में अपने वीडियोस में ही बात करी हुई है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा।